वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज उसी में जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसमें आपको पाठ की शुरुआत में ही जब हम वैद्युत रसायन मैंने इंट्रोड्यूस आपको करवाया था तो तब आपको बताया था कि वैद्युत रसायन के भीतर हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं उसके भीतर के जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं और जो डिवाइसेज होती हैं उन सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। आइए तो जानते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी टूट रही है, सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं। तो वैद्युत अपघटन का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में जिस प्रक्रम के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा हम परिवर्तित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। और विद्युत अपघटन के लिए जिस युक्ति या यंत्र का जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक, तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने पाठ की शुरुआत करी थी तो आपको हमने वैद्युत रासायनिक सेलों के रूप में चीजों को इंट्रोड्यूस किया था और वहां पे जो गैल्वेनी सेल था उसको मैंने 3 भागों में आपको डिवाइड करके बताया था। जब उसकी सेल वैल्यू जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं 1.1 वोल्ट से कम होती है और धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो वो वैद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। और 1.1 वोल्ट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती और जब हम उससे ज्यादा वायु विभव उसमें लगाते हैं तो इट वर्क्स लाइक ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वो विद्युत अपघटनीय सेल की तरह ही कार्य करता है। तो आइए इसमें कुछ फिनोमिनन्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसकी बात करते हैं। तो एक कांच का या बेकेलाइट का जो कि आपका अचालक पदार्थ होता है उसका एक हम पात्र लेते हैं और इसमें हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ठीक है ना, जो ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड हैं यहाँ पे हम इनको या तो ये ग्रेफाइट के बने होते हैं या किसी धातु की छड़ के बने हुए होते हैं और इनको हम इलेक्ट्रिक डिवाइस से जोड़ देते हैं और बैटरी के द्वारा बैटरी से हमने इसको जोड़ लिया है। ठीक है ना, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य पदार्थ हम इसमें लेते हैं। वैद्युत अपघट्य आप जानते हैं, जो विद्युत धारा हम जब प्रवाहित इसमें करेंगे तो ये वैद्युत अपघट्य क्या होगा, धनायन तथा ऋणायन में आपका ब्रेक हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रोलाइट प्रबल और दुर्बल प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आगे की ओर आगे फिर बात करेंगे विस्तार से जब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वो है इलेक्ट्रोड का। ठीक है ना, तो आपको मैं पहले थोड़ा सा पुरानी याददाश्त आपकी ताजा करवा दें कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोन याद रखेंगे, मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है ना, तो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता था, एनोड आपका क्या होता था, नेगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे ये फिनोमिनन चेंज होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। तो एनोड वर्क एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे जो वैद्युत रासायनिक सेल की बात हम कहेंगे तो यहाँ पे हम ये लोन वाला जो फिनोमिनन है इसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये लोन के अपोजिट इसमें होगा। तो जो वैद्युत अपघटनीय सेल आपका होता है, यहाँ पे इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें जो एनोड होता है ये धनावेशित होता है। ठीक है ना, जबकि उसमें क्या हो रहा था, ये ऋणावेशित था। ठीक, और वैसे ही इसमें जो कैथोड होता है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में। आपको मैंने बता दिया, इसमें मुख्य चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो एनोड और कैथोड जो होंगे ये क्या है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसको हम गैल्वेनी सेल, डैनियल सेल का नाम दे रहे थे, उसके अपोजिट इसमें ये वर्क करता है। ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली सभी चीजें क्या होंगी, वैद्युत रासायनिक सेल के विपरीत कार्य कर देंगी। ठीक है ना। तो ये जो वैद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसका हम रसायन विज्ञान में कई जगह प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। मुख्य उपयोग तो आपको पता ही है कि विद्युत ऊर्जा को हम काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पे से इसको दी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे जो आपकी रिएक्शंस होंगी उससे ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। इसका अगर आप विस्तृत अध्ययन कहीं पे करेंगे तो जब हम इसमें ब्राइन का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ब्राइन का सॉल्यूशन लेते हैं, तो NaCl के अपघटन द्वारा क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन बनाना। ठीक है ना। तो यहां पे हम वैद्युत अपघटनीय सेल का इस्तेमाल करते हैं मेनली। जब आप क्लोरीन पढ़ेंगे तो उस समय भी उसके बनाने की विधियों में इसको पढ़ेंगे। वैसे ही कई धातुओं के शोधन में, जैसे कॉपर के धातुकर्म में, धातुकर्म मेटलर्जी भी आगे आपने पढ़ना है, जिसमें क्या होता है, अयस्कों के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो कॉपर के धातुकर्म में, कॉपर के शुद्धिकरण में भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वैद्युत अपघटनीय विधि का इस्तेमाल करेंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के द्वारा आप इनके इस प्रकार के यूजेज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कई अन्य भी इनके कार्य होते हैं। बहरहाल जो हमारा मुख्य यहाँ पे फिनोमिनन था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आपको पता चल गया कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना विद्युत अपघटन कहलाता है। और जिस सेल के द्वारा ये सब प्रोसेस, या जिस यंत्र के द्वारा आप ये प्रोसेस करते हैं, उसको हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जर्नल इंट्रोडक्शन हमने इसमें आपको दिया, और एनोड और कैथोड किस तरीके से सामान्य सेल की अपेक्षा, वैद्युत रासायनिक सेल की अपेक्षा अपोजिट वर्क करते हैं, इनके बारे में आपने इसमें से देखा। आइए अब हम वैद्युत अपघटन में कुछ जो चीजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण फिनोमिनन्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो ये भी आप बना लेंगे। तो अब हम चालकता, चालकत्व और सीमांत मोलर चालकता, इस प्रकार के कुछ फिनोमिनन्स की बात करेंगे। तो चालकत्व या कंडक्टेंस, ठीक है ना, इसको जी के द्वारा हम दिखाते हैं। और जो ये चालकत्व आपका होता है, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं चालकत्व क्या होता है, 1 बट्टा प्रतिरोध है, अर्थात उसका अपोजिट टर्म ही है। तो यहाँ पे हमने चालकत्व को जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और प्रतिरोध को आप आर के द्वारा करते हैं, पता ही है आपको। और फिजिक्स में आप वाकिफ हैं कि आर को हम कैसे दिखाते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए के द्वारा हम प्रतिरोधकता को दिखाते हैं। यहाँ पे ये रो है, ये प्रतिरोधकता है, तो आर क्या हो गया, प्रतिरोध। तो ये आर के वैल्यू में हम ये आर के स्थान पर क्या रखेंगे, रो एल अपॉन ए को यहाँ पे पुट कर देंगे। ये ब्रैकेट में आप ऐसे ध्यान के लिए अपना रख सकते हैं। तो अब जो जी की वैल्यू चालकत्व की आपकी आ गई, ये आपका अपोजिट हो गया ए अपॉन एल, और रो आपका नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम चालकत्व को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। और चालकत्व का जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट है, उसको हम सीमेंज कहते हैं। और सामान्य रूप से इसको एस के द्वारा हम सिंबलाइज करते हैं। तो कभी कभी चालकत्व और चालकता, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उस समय ये टर्म्स भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको सूत्र ध्यान है तो उसी के आधार पर आप उसकी को परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसको क्या कहते हैं, हम चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक अन्य फिनोमिनन को यहाँ पे समझेंगे, जिसको हम कहते हैं चालकता
ठीक है। तो ये आपकी कंडक्टिविटी है, ये इंपोर्टेंट फिनोमिनन है चालकता, और इसको हम कापा के द्वारा दिखाते हैं। ये के जैसा दिखाई देता है, ऐसे आपने एक स्ट्रेट लाइन की और फिर यहाँ पे सी जैसा सिंबल बना दिया, तो इसको हम कहते हैं कापा। तो चालकता को हम कापा के द्वारा दिखाते हैं, और जो चालकता आपकी होती है वो प्रतिरोधकता की प्रतिलोम है या उसकी के व्युत्क्रम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो चालकता बराबर 1/, प्रतिरोधकता आप कह सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक, और ये रो हो गया आपका। तो अब इसी को 1/, या आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1/रो है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 माने और इसको यहाँ पे पुट कर दें चालकता या कापा की वैल्यू, तो चालकता और चालकत्व में जो आपका संबंध होगा वो इस प्रकार से होगा, जी, ठीक हो गया। 1/रो जो है इसके स्थान पर मैंने क्या लिख लिया, कापा A/L। इस प्रकार से आप चालकता को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की, जैसे हमने विद्युत अपघटनीय सेल की बात अभी करी थी, तो वहां पे आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोड बनाए थे आपके और उसमें सॉल्यूशन वगैरह रखा था, तो जो सॉल्यूशन का क्षेत्रफल है वो आपका इकाई हो और लंबाई भी जो आप उसमें ले रहे हैं इलेक्ट्रोड्स वगैरह की वो भी आपकी इकाई हो, तो उस कंडीशन में आपकी चालकता किसके बराबर हो जाएगी, चालकत्व के बराबर हो जाएगी, अगर ये दोनों क्या हो, इकाई हो, यदि इनकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चालकता या कंडक्टिविटी का बड़ा विशेष महत्व है, इसको अभी हम और समझेंगे। तो यहाँ पे ये जो कापा होता है, या कापा को आप इसके अपोजिट कर सकते हैं, तो अब क्या लिख सकते हैं, L/A हो गया, G हो गया, और G का मात्रक आपका क्या था, सीमेंस, ठीक हो गया, और लंबाई का मात्रक मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर, तो मीटर से सीमेंस पर मीटर कह सकते हैं, या सीमेंस मीटर इनवर्स के द्वारा आप इसको दिखा सकते हैं। कंडक्टिविटी या चालकता को इसके आधार पर आप इसमें दिखाएंगे। कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल्स में मीटर के इंस्टीड आप यहाँ पे क्या लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंडक्टिविटी या कापा है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है, तो उसी के आधार पर उसमें चालकता का हम निर्धारण करते हैं, और इन्हीं की वैल्यूज के आधार पर हम पदार्थों को चालक, अर्धचालक या अचालक कह लें आप, इंसुलेटर, कभी कभी कुचालक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, में हम जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको, इन रसायनों को हम चालक, अर्धचालक और अचालक में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ में चालकता का मान जब हम की गणना की जाती है तो वो ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। तो आपसे चालकता से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, चालकता क्या होता है, व्युत्क्रम है किसका, प्रतिरोधकता का, ठीक है ना। तो ये टर्म्स आपने देखे। अब हम नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, जिसमें हम मोलर चालकता की बात करेंगे कि अब ये मोलर चालकता को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो सांद्रता के साथ साथ परिवर्तन की बात हम करेंगे, और यहाँ पे मोलर चालकता की बात पहले कर लें। तो इसको हम लैम्डा m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m हमने लिखा, या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये लैम्डा आपने बना लिया, m, या आप एक कैप जैसा बना रहे हैं तो इसको भी हम लैम्डा ही मानेंगे। तो यहाँ पे ये जो मोलर चालकता आपकी होती है, इसको सूत्र अगर आपको ध्यान रहेगा तो आसानी से ही आप इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। तो ये जो मोलर चालकता होगी, ये चालकता, उस पदार्थ की चालकता बट्टा सांद्रता
सामान्यतः वैद्युत अपघट्य के लिए हम ये सब फिनोमिनन इस्तेमाल कर रहे हैं। सांद्रता लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोलर चालकता को हम चालकता बट्टा सांद्रता के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, या मैथमेटिकली वर्जन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, चालकता के लिए आप कापा इस्तेमाल कर रहे थे और सांद्रता के लिए आप सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोलरता मोल प्रति लीटर के हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी परिभाषा के आधार पर इसको नंबर 2 में दे देता हूं, ये भी इंपोर्टेंट सूत्र आपके लिए है। तो मोलर चालकता क्या होती है, ये एक आध बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आप कह सकते हैं किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता तथा उसकी सांद्रता का जो अनुपात होता है उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी के नाम से या मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। और इसे हम किसके द्वारा दिखाते हैं, लैम्डा एम के अनुसार इसको दिखाते हैं। और इसका जो मात्रक है सीमेंज के लिए एस हम लिख लेंगे। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा वो मीटर या सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के द्वारा इसको दिखाएंगे। अगर ये मीटर में दिया गया होगा तो सीमेंज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के द्वारा आप मोलर चालकता को डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया। अब यहां पे हम ये मोलर चालकता के बारे में कुछ और फिनोमिनन्स की बात करेंगे। तो वैद्युत अपघट्य, जैसे जो वैद्युत अपघटनी सेल में जिन पदार्थों को हम ले रहे थे, जो केमिकल हम ले रहे थे, उसको हम कह रहे वैद्युत अपघट्य, ठीक है ना। वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ हैं जो जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन और ऋणायन हमें प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य भी होते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य भी होते हैं। तो उनकी बात अभी हम इसके बाद इसी के साथ करेंगे। तो जो वैद्युत अपघट्य चाहे आपका दुर्बल हो या प्रबल हो, तो उसका सांद्रता के साथ किस प्रकार की का संबंध होता है उसको हम जानते हैं। विद्युत अपघट्य की जो ये मोलर चालकता है, क्या होती है, वो सदैव सांद्रता कम होने पर कम हो जाती है, ठीक है। ये आपके लिए मेन पॉइंट है, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य की बात हम कर रहे हैं, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य की भी बात हम कर रहे हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की भी बात हम कर रहे हैं। तो प्रबल हो चाहे दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, तो उसकी का जो लैम्डा एम होता है, जैसे जैसे हम सांद्रता कम करते हैं, सांद्रता कम करने का मतलब क्या है कि आप उसमें विलायक, इन जनरल हम कह रहे हैं कि पानी समझ सकते हैं, उसको उसकी मात्रा आप बढ़ाते जाते हैं, वो तनु होते चले जाता है, तो मोलर चालकता आपकी कम होती है। इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाते जाएंगे तो आयतन उसका बढ़ता चले जाएगा और जो नंबर ऑफ आपके आयन्स हैं, ठीक है ना, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन है, धनायन और ऋणायन, जैसे हमने कहा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl इसमें डिकम्पोज होगा, तो उनकी संख्या भी उसी के हिसाब से प्रति आयतन में कम होते चली जाती है। आयतन में इकाई आयतन में आयनों की संख्या के कम होने के कारण दुर्बल तथा प्रबल वैद्युत अपघट्यों की क्या होती है, मोलर चालकता आपकी इसमें सदैव कम हो जाती है, ठीक है ना। अब हम आगे दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्यों की बात इसमें करेंगे और उसकी मोलर चालकता के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। एक और फिनोमिनन यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो होता क्या है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक और टर्म इसमें है जिसको हम सीमांत मोलर चालकता का नाम देते हैं। तो सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, सीमांत मोलर चालकता, ये आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। सीमांत मोलर चालकता के ही अनुसार हम क्या करेंगे, कॉल राउस का नियम और अन्य नियमों का दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करेंगे हम। तो इसको हम लैम्डा एम 0 के द्वारा सीमांत मोलर चालकता को दिखाते हैं। मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता में क्या अंतर है कि जब हम ये कह रहे कि जो सांद्रता है,
जो सांद्रता इसकी C है, इट मूव्स टूवर्ड्स टू 0, अर्थात सांद्रता की जो लिमिट है वो सांद्रता बिल्कुल समाप्त होने की ओर अग्रसर होती है जब इसका पूर्ण वियोजन होता है। तो उस कंडीशन में जो मोलर चालकता होती है उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, सीमांत मोलर चालकता के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सीमांत मोलर चालकता की गणना और इससे संबंधित जो अन्य चीजें कोलराउस के नियम के बारे में, दुर्बल और प्रबल वैद्युत अपघट्य कैसे होते हैं और सीमांत मोलर चालकता की गणना हम किस तरीके से उसमें करते हैं, उसके लिए हम फिर दोबारा से बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक था, तो हमारी कोशिश थी वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको बताया है, और उसमें आपने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा, जिसका मेन काम क्या था कि वो विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही थी, केमिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर रही थी। और उसके लिए जो हमने डिवाइस इस्तेमाल करी थी उसको ही हम क्या कह रहे थे, विद्युत अपघटनी सेल कह रहे थे। और वैद्युत अपघटनी सेल में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ध्यान रखनी है कि वो उसमें एनोड और जो कैथोड होते हैं वो अपोजिट वर्क करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के, अर्थात यहाँ पे जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो कैथोड होता है आपका वो नेगेटिवली चार्ज होता है। उसके बाद हमने चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। इसके अलावा जो अन्य फिनोमिनन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चीजें समझ में आई तो निश्चित रूप से आप अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।